बच्चों की एक बड़ी अलग दुनिया होती है और जिसको समझने के लिए आपको उनके लेवल पर जाना पड़ता है। ये जनरेशन ऐसी है कि हमें पता है जो हमें करना है, अब हमें मत बताओ क्या चीज़ है। आप जैसे आपकी पेरेंटिंग हुई है, जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती थी, कंट्रोल्ड पेरेंटिंग होती थी, गाइडेड पेरेंटिंग होती थी, तो इस जनरेशन को आप खो दोगे। बच्चा उस दुनिया में जाना चाहता है, आप उसको अपनी दुनिया में रखना चाहते हो, तो वो पेरेंट्स को समझना है कि यदि आप टाइम के साथ चलोगे तो बच्चा आपके साथ जुड़ा रहेगा। पर्सनैलिटी अलग है, उसके मार्क्स अलग होंगे, उसके इंटरेस्ट अलग होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टेटस सा बन गया। ये पहले नहीं होता था, आज बच्चे हमारे स्टेटस हो गए। अगर उसका बढ़िया करियर नहीं बना तो हम यूँ समझते कि भाई हम एक समाज में ना हम फेलियर साबित हो गए। जब आपके बच्चे ने खो क्या दिया, आपका बच्चा अकेला हो गया, सोशल इंटरेक्शन उसने खो दी, हर किसी के साथ कॉम्पिटिशन में लगा हुआ है। वहाँ तो हर एक एक मार्क्स पर आपकी सेक्शंस बने होते हैं, आज इतनी मॉनिटरिंग होती है। जैसे मैं बात करता हूँ तो वो रिलेशनशिप के कॉस्ट पे करियर बनाना चाहते हैं कि भी बच्चा बेशक हमारे से नाराज हो जाए लेकिन करियर बन जाए, आपको नुकसान होगा उस चीज़ का। अब तक आपको सोचना भी नहीं चाहिए किसी चीज़ के बारे में, सिर्फ स्कूलिंग करवाओ बढ़िया उसको, और हर चीज़ में वहाँ पर भी आपको मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं करना। वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात। 2 साल पहले स्टेज से बोलने लगा हूँ। अच्छा। 50 साल तक मैंने कभी स्टेज से नहीं बोला है। अच्छा। मुझे स्टेज फियर था, तो मुझे ये मीडिया का भी फियर था, मैंने कभी माइक से नहीं बोला। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स के पॉडकास्ट स्टूडियो में आज हमारे विशेष मेहमान है अमित डागर जी। आप करियर और पेरेंटिंग कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और भिवानी में विद्यांत्रिक्स पब्लिक स्कूल करके अपना एक स्कूल भी चलाते हैं जो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी डिफरेंट है। तो डागर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट स्टूडियो में। जी, बहुत बहुत आपके दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद। तो डागर साहब, आप जो मतलब हमने आपको बुलाया ना, ज़्यादातर हमारे जो गेस्ट होते हैं वो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर अलग ही लाइन के बंदे होते हैं, और आप जो आए हैं एकेडमिशियन हैं आप, और ऐसे सेंसिटिव मैटर्स को डील करते हैं जैसे बच्चे, क्योंकि बहुत प्रभाव होता है। सबको लगता है हमारे बच्चे हैं और हमें सब पता है उनके बारे में, हमारे साथ ही तो रहते हैं, लेकिन बहुत गैप होता है। आपका क्या अनुभव है सर? पेरेंट्स और बच्चों, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये आज के टाइम में पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। पेरेंट्स को लगता है भी हमने इनको जन्म दिया है, हमारे से बेहतर इनको कोई नहीं जानता, लेकिन बच्चों का एक अलग ही दुनिया होती जी। और एक जनरेशन गैप हम मानते हैं। आज के पेरेंट्स को लगता है कि भी पहले वाले पेरेंट्स में होता था, लेकिन ये हर जनरेशन में होता है जनरेशन गैप, क्योंकि हमारे बीच और बच्चों के बीच गैप ही इतना ज़्यादा हो जाता है और उस दौरान बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हम अपनी पेरेंटिंग के हिसाब से चलते रहते हैं कि हमारी पेरेंटिंग ऐसे हुई है, हम अपने बच्चों की लगभग वैसी ही पेरेंटिंग करना चाहते हैं। तो बच्चों की एक बड़ी अलग दुनिया होती है और जिसको समझने के लिए आपको उनके लेवल पर जाना पड़ता है जी, जो ज़्यादातर पेरेंट्स नहीं कर पाते। तो ये गैप रहता है और आज के पेरेंट्स अगर इस बात को रियलाइज़ कर पाए तो मैं समझता हूँ उनके रिलेशनशिप बढ़िया हो जाते हैं बच्चों से। जेन जी के जो बच्चे हैं, अब तो बेटा भी आ गया है। जी बिल्कुल। तो कैसी होती है इनकी दुनिया, क्या एस्पिरेशंस हैं इनकी? माँ बाप तो चाहते हैं हमारा बच्चा बड़ा अफसर बन जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, लाइफ सेट हो जाए, इसकी शादी कर दें और बस हम निश्चिंत। बच्चे क्या सोचते हैं? आजकल की जनरेशन बहुत भागदौड़ को लेके बहुत कंफर्टेबल नहीं है, आराम से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। यस, पैसे को लेके कॉन्शियस हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, ये सच्चाई है। और इस मामले में तो कम से कम पेरेंट को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, जो पेरेंट्स बहुत नहीं होते, और अपने पसंद नापसंद को लेके काफ़ी क्लियर कि भाई हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये करना है और ये नहीं करना है। और इसी वजह से शायद पेरेंट्स और बच्चों के बीच ना जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो पेरेंट्स को लगता है कि भी गाइडेड पेरेंटिंग वो करना चाहते हैं कि बच्चे को ऐसा करना है, ये बिहेवियर होना चाहिए। ये जनरेशन ऐसी है कि हमें पता है जो हमें करना है, अब हमें मत बताओ क्या चीज़ है। तो वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं ज़िंदगी को। एक तरीके से वो सही है कि भी ज़िंदगी उनकी है, उनको जैसे ठीक लगे वैसे जीनी चाहिए। पेरेंट्स को उतना ही इंटरफेयर करना चाहिए जितना ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ पेरेंट्स का काम माली वाला है। आपने पौधा लगा दिया, उसमें खाद बीज डालते रहो, पानी देते रहो और वो अपने आप बड़ा होगा और पौधे अच्छे बढ़िया ही बनते हैं अगर आपने सही खाद पानी डाला है तो।
हर रोज यदि आप उस पौधे को देखोगे कि भी कितना बड़ा हो गया कितना बड़ा हो गया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। पौधा अपनी स्पीड से ही बड़ा होगा। वो बार बार उसको लगाया है पौधा और वो जड़ उखाड़ के देखो कितना बड़ा हो गया। वो तो आपका माली वाला काम है कि भी ठीक है, आपने अपना पार्ट कर दिया है, अब लेट हिम ग्रो। तो बच्चों को आपको छोड़ना चाहिए कि ठीक है। लेकिन पौधा लगा दिया है, खाद पानी दे दिया है, उसके जो फल हैं माँ बाप चाहेंगे बुढ़ापे में हमें भी थोड़ा फल मिल जाए, तो वो बुरा तो नहीं है, कुछ सोचना ये नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन फिर आपको पेरेंटिंग वैसी ही करनी पड़ेगी, आपको ध्यान वैसा ही रखना पड़ेगा बच्चे का ना। यदि आप जैसे आपकी पेरेंटिंग हुई है, जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती थी, कंट्रोल्ड पेरेंटिंग होती थी, गाइडेड पेरेंटिंग होती थी, तो इस जनरेशन को आप खो दोगे। अच्छा, वो आपसे दूर हो जाएंगे। अब नहीं चलेगी ये। हाँ, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी में से किसी ने पूछा था कि अच्छी पेरेंटिंग कैसी होती है, तो मैं कहता हूँ यदि बुढ़ापे में बच्चे आपको अपने साथ रखना चाहेंगे या आपके साथ रहना चाहेंगे तो बहुत बढ़िया पेरेंटिंग। तो यदि आप फल खाना चाहते हो तो अपने बच्चों को समझो। आप क्या समझ रहे हो वो मत समझाओ, हमें बच्चों को समझना चाहिए। अच्छा, ये जो डायलॉग है, पापा कहता है कि भाई आज से मैं और तुम दोस्त हैं, तो वो बच्चा मान लेता है दोस्त लेकिन जैसे ही कोई वो बात बताता है फिर वो पापा वाले मोड में आ जाता है, रुका नहीं जाता है चाहकर भी। इसका क्या हाल है? देखो, वैसे मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स को पेरेंट रहना चाहिए। अच्छा, आप कभी भी दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि आपका एज गैप इतना है और आप पेरेंट हो उसके, आप उनके दोस्त की तरह कभी नहीं सोच सकते। सही बात है। ये जो है, क्योंकि हम उस एज में जा ही नहीं सकते हैं और इसीलिए एक गैप भी रहता है। और इसीलिए जो टीनेज होती है ना, उसमें ये कहते हैं कि जो बच्चों के दोस्त होते हैं वो उनके पेरेंट बन जाते हैं, क्योंकि पेरेंट अपने आप को नहीं बदलता उस स्टेज में। एक स्टेज तक तो बच्चा पेरेंट्स के साथ रहता है कि नहीं ये सब कुछ है। जब वो 13, 14, 15 का होने लगता है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेरेंट्स समझें कि अब मेरा बच्चा बदल रहा है, फिजिकली भी मेंटली भी, उसकी ज़रूरतें भी बदल रही हैं। लेकिन आप उसको चाहते हो नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही समझ, वैसे ही कर, वैसे ही बिहेव कर। लेकिन बाहर समाज में बड़ी अलग दुनिया चल रही है, बच्चा उस दुनिया में जाना चाहता है, आप उसको अपनी दुनिया में रखना चाहते हो। तो वो पेरेंट्स को समझना है कि यदि आप टाइम के साथ चलोगे तो बच्चा आपके साथ जुड़ा रहेगा। यदि आप अपनी दुनिया में रहोगे और उसको अपनी तरफ लाना चाहते हो तो वो नहीं होगा, आपको उसकी दुनिया में जाना हो। सर, एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी तो होता है, पेरेंट्स तो ये मानता है मैं ज़्यादा समझदार, और बच्चा ये मानता है मुझे सब पता है। अब इसमें सही मायने में समझदार कौन है? ये दोनों के साथ ही होता है। हाँ। जब पेरेंट बच्चे होते हैं वो भी ऐसा ही कहते हैं। सही बात है। हाँ सर, हम भी ऐसे ही सोचते थे। तो पेरेंट को ये समझना है जो बिहेवियर आप करते आए हो आपका बच्चा भी वही कर रहा है। हाँ, तो आपको एक्सेप्ट करना है और बदलना है। बदलने में कोई बुराई नहीं है, बच्चे हमारे हैं भाई, हमें अपने बच्चों को समझने में, बच्चों को प्यार करने में दिक्कत क्या है। और पानी के साथ बह के तो आप उसके बहाव को मोड़ सकते हो, उसके अगेंस्ट खड़े होकर यदि आप मोड़ना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, हो सकता है वो मुड़े भी नहीं। तो वही चीज़ बच्चों के साथ। लेकिन आखिरकार सर, पेरेंट्स यही तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा पढ़े, ऑलराउंड डेवलपमेंट करे, 12 और 10वीं के बाद अपना स्ट्रीम जो है वो सही चूज़ करे और उसके बाद कामयाब हो जाए। इसमें भी कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ये सब चाहते हुए वो सिर्फ अपनी सोच को आगे रख रहा है कि भी मैं समझता हूँ डॉक्टर बन जाए। हाँ, वो उसकी ना डेवलपमेंट की बात देखता है, ना उसकी वो स्किल देख रहा है, ना उसकी पढ़ाई देख रहा है कि उसके क्या सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, क्या स्किल स्ट्रॉन्ग है। वो ही कह रहा है तूने डॉक्टर बनना है। हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं है, या मैं डॉक्टर हूँ इसलिए तूने डॉक्टर बनना है। तो कोई भी चीज़, कोई भी प्रोफेशन, तो वो अपने माइंडसेट से लेके चल रहे हैं। अगर आप बच्चे को समझेंगे, बच्चा स्पोर्ट्स में है, कोई हॉबीज़ में है, किसी भी चीज़ में है, यदि आप उसके साथ काम करेंगे तो आप देखिए जितने भी बच्चे कामयाब हुए हैं उनमें उनके पेरेंट्स का बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है। उनको उन्होंने सपोर्ट किया है, जहाँ भी जाना पड़ा है, स्पोर्ट्स में खासकर आप देखोगे हर जगह पेरेंट्स एक कोच की तरह उनके साथ जाते हैं। कहीं टूर्नामेंट में जाना होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना होता है, कहीं प्रैक्टिस के लिए लेके जाना होता है, हर जगह जाते हैं। यदि आप ये कहोगे, और सिर्फ एकेडमिक से करियर नहीं है जी, आजकल 3-4 करियर हैं, एनडीए है, क्लैट है, जेई है, नीट है। ये 4 करियर में हर पेरेंट को बस इतना ही पता है। हाँ, इतना ही पता है। अब बच्चा इन करियर के बियॉन्ड भी कुछ है। वो क्या है कुछ ऐसा?
बहुत कुछ है, लेकिन वो आपको उसके लिए समझना पड़ेगा और उसके लिए आपको उसके स्किल्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसके इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, वो बहुत मददगार होता है। लेकिन बच्चे के लगभग जैसे नंबर 90 के आसपास रहते हैं, किसी के 90 आ गए, 92 आ गए, 93 आ गए, तो लगभग मोर और लेस एक जैसे ही तो हुए। उसमें बच्चे के पास स्किल्स क्या है ना, मेरे सब्जेक्ट्स में सिर्फ बायो पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा जी। तो डॉक्टर बनने के लिए मुझे बहुत सारी स्किल्स भी चाहिए, मेरी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। तो क्या वो स्किल्स बच्चे की हैं, क्या उसका इंटरेस्ट उस तरफ है, क्या वो उसकी पर्सनैलिटी को सूट करता है? यदि आप कल को आपको सर्जरी करनी पड़ जाए, फर्स्ट एड देनी पड़ जाए, क्या आप ब्लड को देख पाओगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी होती हैं। यदि सिर्फ आप ये कहते हो कि भाई डॉक्टर बन जाओ, बहुत से बच्चे एमबीबीएस में जाके परेशान हो जाते हैं, नहीं मैनेज कर पाते। ऐसे ही और करियर्स में तो एनडीए में बच्चे चले जाते हैं, वो इतना उनका हार्ड शेड्यूल है, वो नहीं मैनेज कर पाते। तो आपको वैसे हर पेरेंट को अपने बच्चे का पता होता है, हाँ, एक आइडिया तो होता ही है। लेकिन जब आप उन चीज़ों की तरफ आंख बंद करके और अपने मन की करना चाहते हो ना, कि भी नहीं ये है, कोई बात नहीं, कर लेगा या कर लेगी, वहाँ दिक्कत हो जाती है। पेरेंट्स के साथ एक दिक्कत और भी है, गुप्ता जी का लड़का ये कर रहा है, शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है, चौधरी साहब का लड़का ये कर रहा है, तू भी यही कर, तुम ये कर, मतलब कंपटीशन के भी उसके 95 आ गए, उसके 100 आ गए, उसका करियर बन गया, उसका कहीं सिलेक्शन हो गया, उस बात से आपको क्यों फर्क पड़ना चाहिए? आपका बच्चा अलग है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, उसके मार्क्स अलग होंगे, उसके इंटरेस्ट अलग होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टेटस सा बन गया। ये पहले नहीं होता था, आज बच्चे हमारे स्टेटस हो गए। अगर उसका बढ़िया करियर नहीं बना तो हम यूँ समझते कि भाई हम एक समाज में ना हम फेलियर साबित हो गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। भाई माली 100 पौधे लगाता है, उसमें 50-60 चलते हैं, 30-40 रह भी जाते हैं। पहले भी रहते थे। माँ बाप कैसे सब्र करें? बात तो ये है ना, बात तो ठीक है, तो साइंटिफिक है जो कह रहे हो आप, ये किसी के बस की बात थोड़ी है, लेकिन माँ बाप को सब्र हाँ, कैसे करें? और ऐसा नहीं कोई बच्चा फेलियर होता है, भाई चलो पौधा तो नहीं चलता, लेकिन आप उसे किसी सही फील्ड में डालोगे तो वो चल जाएगा। लेकिन आप एक्सेप्टेंस तो लाओ कि भी स्पोर्ट्स में अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है, थिएटर में अच्छा है, डांसिंग में अच्छा है, भाई किसी भी चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस तो आपको लाना पड़ेगा ना। यदि आप ये एक्सेप्टेंस नहीं लाना चाहते कि सिर्फ एकेडमिक्स ही एक करियर है, हाँ, तो फिर वो तो सर आप एक जो साइकोमेट्रिक टेस्ट रेकमेंड करते हैं, आप करते भी हैं, आपके पास दूर दूर से लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, ये किस एज के बच्चों के लिए राइट है? ये बच्चा 9th ऑनवर्ड्स जो है 14 इयर्स का जब हो जाता है, उसके बाद हम इसको किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं। ठीक है। आइडियली बच्चा जब 10th में हो तब इसको किया जाए तो उसके लिए बेहतर रहता है, क्योंकि टेस्ट बच्चे ने ही देना होता है, क्वेश्चंस उसी ने अटेम्प्ट करने होते हैं, तो जितना क्लियरली वो अपनी चॉइसेस को एक्सप्रेस कर पाता है उतना अच्छा हमें रिपोर्ट मिलती है, उतना अच्छी मदद हम पेरेंट्स और बच्चों की कर पाते हैं। कितना लंबा टेस्ट होता है ये? बहुत लंबा नहीं होता, करीब 1 घंटे का टेस्ट होता है, 1 घंटे का टेस्ट होता है। उससे पहले एक प्री टेस्ट काउंसलिंग होती है बच्चे के लगभग आधा घंटे की, और फिर एक लगभग 1 घंटे की पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होती है। तो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, ऑनलाइन हो जाता है और बहुत ही रीज़नेबल है, ऐसा नहीं है कोई बहुत महंगा टेस्ट हो। पेरेंट्स इतना तो एक डिनर पे खर्च कर देते हैं, उतने में टेस्ट हो जाता है। और उसके बाद पोस्ट काउंसलिंग जो उसके बाद? हाँ, पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होती है, जिसमें फेस टू जैसे फेस ही होती है पेरेंट्स को, हाँ नहीं, 1 दिन के बाद, 1 दिन मुझे लगता है उस रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए, और फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है। हमें रिकमेंडेशंस मिलती हैं 10th के लेवल पे जब हम करवाते हैं, तो स्ट्रीम सिलेक्शन की रिकमेंडेशंस मिलती हैं, करियर आगे वो कौन से करियर्स में जा सकता है उसकी रिकमेंडेशंस मिलती हैं, स्किल्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम बच्चों की कि स्किल्स कौन सी हैं। तो पर्सनली मैं कहता हूँ बहुत मददगार टेस्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स बहुत ओपन नहीं होते, क्योंकि अपने आइडियाज़ होते हैं कि हमें यही करवाना है, या वो ऐसी स्टेज पे करवाते हैं जहाँ बच्चे को नुकसान हो चुका होता है। अब पेरेंट्स 12th में जब बच्चा नीट या जेईई नहीं कर पाया, उस स्टेज पे आके करवाने लगते हैं। अच्छा, तो यदि आप इसको 10th में करवाओ, सही स्टेज पे करवाओ, तो बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा। तो आपके पास ऐसी कोई कहानी, कोई इंटरेस्टिंग की 2 कहानियाँ बनती हैं? एक कि आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ, सारी बातें हुई, आपकी सारी बातें समझ में भी आई, लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम आया तो पेरेंट्स बैकआउट कर गए जी। या फिर दूसरी कहानी ये है कि पेरेंट्स एक बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आए थे, आपने बताया और उन्होंने वो डिसीजन लिया और उनके जीवन बदल गया? जी, 2 बहुत हैं इसी तरह की कहानियाँ, 2 मैं बताता हूँ आपको। दोनों ही पढ़े लिखे एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब में पेरेंट्स थे, और
उनकी बेटी को वो लेके आए थे मेरे पास, तो उन्होंने कहा सर टेस्ट करवाना है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने टेस्ट किया और बच्ची का ह्यूमैनिटीज़ की तरफ रुझान था। पेरेंट्स चाहते थे कि हम इसको डॉक्टर बनाएं, तो मैंने उनको बताया कि भी ये रिपोर्ट है और उनको एक्सप्लेन कर दिया। तो जब मेरे पास थे तब तक तो वो कन्विंस थे इस बात से। फिर कई बार क्योंकि किसी ना किसी के थ्रू आते हैं, पेरेंट्स रेफरेंस से आते हैं, तो मिलते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ कि भी वो बच्चा क्या कर रहा है आजकल। तो मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने उस बच्ची को कोटा भेज दिया नीट की तैयारी के लिए, और उसका नेक्स्ट ये हुआ कि वो 1 साल के अंदर अंदर उन्हें उस बेटी को वापस लाना पड़ा। तो अब वो 1 साल का उस बेटी को नुकसान हो गया, और पेरेंट्स ने क्योंकि उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि भी हमें डॉक्टर ही बनाना है, कुछ भी हो तो हम इसको भेजेंगे। तो अगर आपके अपने आइडियाज़ हैं तो बच्चों को भी परेशानी होती है और आपको भी परेशानी होती है। आपका पैसा भी बेकार गया है और बच्चे को एक हमेशा के लिए ये फीलिंग दे दी आपने कि मैं कोई काम नहीं कर पाई। ठीक बात है, बैड एक्सपीरियंस जुड़ गया, दे दिया। तो यदि आप उस चीज़ को समझ लेते और अपने बच्चे को ह्यूमैनिटीज़ में डाल देते तो आपका बच्चा भी खुश रहता। आपको हो सकता है थोड़ा सा माइंड में थोड़े दिन परेशानी रहती, फिर आप भूल जाते हो कि भी ठीक है बच्चा बढ़िया कर रहा है। आपको इन द एंड क्या चाहिए कि आपका बच्चा खुश हो और कोई भी करियर की लाइन पकड़ लो। तो ह्यूमैनिटीज़ में पकड़ेगा, क्यों नहीं पकड़ेगा? अगर बच्चा अच्छा है, ब्राइट है, वो कर रहा है, उसका इंटरेस्ट है। तो साइंस में 50 नंबर आने के बजाय अच्छा है ह्यूमैनिटीज़ में 80-90 आए, ठीक बात है, वो बेटर ऑप्शन है। तो अनफॉर्चुनेटली लेकिन ऐसे पेरेंट्स फिर वापस मेरे पास नहीं आते। तो ऐसा बहुत होता है इनफैक्ट, मतलब मैं यदि कहूँ तो 60-65% पेरेंट्स ऐसे होते हैं रेजिस्टेंस, जो सलाह को नहीं मानते, जो अपने आइडियाज़ पर ही चलते। हाँ, 35 पेरेंट्स ऐसे होते हैं और थोड़ी सी इनकी संख्या बढ़ रही है क्योंकि थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है जी। मैंने मेरे बेटे का भी करवाया था ये, तभी मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस हुई। और धर्मेंद्र कुमारी जी ने करवाया था, उनके शायद भतीजे हैं वो। हाँ, वो बड़े ओपन माइंड से उन्होंने कहा था सर देख लो ये बच्चा क्या कर सकता है। तो होटल मैनेजमेंट का उसका एक ऑप्शन आया था। हाँ। तो अब होटल मैनेजमेंट का तो कोई करियर मानता ही नहीं है कि भी होटल मैनेजमेंट भी कोई करियर होता है कि भी नीट जेईई के सामने क्या है। सही बात है। और फिर अब मुझे पता चला वो बच्चा बहुत बढ़िया कर रहा है, इनफैक्ट अपने क्लासेस में जहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स में वो टॉप कर रहा है। तो ऐसे केसेस भी बहुत हैं जो अच्छा कर रहे हैं बच्चे, लेकिन ऐसे कम है क्योंकि पेरेंट्स मानते नहीं। हाँ, और पेरेंट्स चलाते तो अपनी ही है, अपनी है। और एक बार चलो एक बार करवा के देख लेते, एक एक्टिविटी है ये, एक्टिविटी है। उनका माइंडसेट वही है कि भी जो हमने सोच रखा है यदि वो करियर आ जाता है तो सर्टिफाई हो जाएगा कि भी यही करना है, और नहीं तो हमें करवाना वही है जो हमने सोच रखा है। एक स्टेटस सिंबल भी हो गया कि डॉक्टर है। जैसे कोई भी +2 के बाद एनडी का एग्ज़ाम क्लियर कर देता है या ग्रेजुएशन को तो यूपीएससी क्रैक कर देता है या ये नीट के एग्ज़ाम, तो एक बच्चा करता है, कॉलोनी के या शहर के सारे बच्चों को उस एज के माँ बाप परेशान करना शुरू कर देते हैं, उसने कर दिया तू क्यों नहीं है वहाँ पे। अब ये नहीं देखते कि नीट में इस साल 23 लाख बच्चे बैठे, सीट आपके पास 1.25 लाख ही हैं। एनडीए में साल में 2 बार होता है, हर एग्जाम में 3-3.5 लाख बच्चे बैठते हैं, 370-80 के करीब सीट होती हैं। यूपीएससी में हर साल 12 लाख बच्चे बैठते हैं, सीट तो 950-950 हज़ार के बीच है, वो तो अलाइड को मिला के तो सिलेक्शन। और ऐसा नहीं है कि जिनका नहीं हुआ वो कुछ कमज़ोर थे, लेकिन मोर देन 50-60% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एप्टीट्यूड नहीं है उसके लिए। तो जो एक्चुअल कंपटीशन यदि आप देखोगे तो बहुत कम हो जाता है। यदि ये सारे बच्चे कुछ ना कुछ अपना करने लग जाएं तो ये जो 23 लाख बच्चे, इनका सबका नीट के लिए एप्टीट्यूड है ही नहीं। ठीक बात। 50% के बच्चे हैं, 40% के बच्चे हैं, आप नीट करवा रहे हो, उसको कंपटीशन 90 और 100 वालों का चल रहा है। आपकी सलाह की ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को है या पेरेंट्स को है? पेरेंट्स को ज़्यादा है। आप तो वो बात कह रहे हो, पेरेंट्स कहें मेरे को भी ज़रूरत है। नाराज़ हो जाते हैं कई बार तो पेरेंट्स जो आते हैं। अपने देश से तो लड़के भी जाते हो, एक आधा तो कुछ पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए कई बार, तो फिर मैं पेरेंट्स के साथ ज़्यादा समय लगाता हूँ, बच्चों के साथ कम। तो फिर वो इंदा कहते हैं कि जी आप तो हमारी काउंसलिंग कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ ज़रूरत आपको ही है क्योंकि समझना हमें है, मैच्योर हम हैं, बच्चों से ज़्यादा उम्र हमारी बड़ी है, हमें पता है, हम चीज़ों को समझ सकते हैं। बच्चा टाइम लेगा, यदि आप समझोगे तो बच्चा भी समझेगा। और यदि आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, यदि आपका रिलेशनशिप अपने बच्चों से अच्छा है, तो बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे। मेरे पास ऐसे भी बच्चे आए हैं टेस्ट के लिए। एक गुड़िया थी, उसको उसके दादाजी ने कह दिया कि जी
बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, उसके दादाजी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। अब वो बच्ची कमिटेड है कि मुझे दादाजी का सपना पूरा करना है। तो यदि आप प्यार करते हो ना अपने बच्चों से, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, बच्चे क्यों नहीं करेंगे। हाँ, अब बच्चे की कैपेसिटी होती है, वो बन पाता है नहीं बन पाता है, कितना कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चे इतने ही आसान और इजी होते हैं कि भी आप थोड़ा सा इमोशन उनके साथ लगाते हो तो बच्चे आपसे तुरंत जुड़ते हैं। हम बड़ी प्लानिंग करके चलते हैं, बच्चों को ऐसे मैनेज करना है, इसको मैंने ये बनाना है, मेरा स्टेटस बन जाएगा, मतलब हम उतने इमोशनल नहीं होते जितने बच्चे होते हैं हमारे लिए। अच्छा सर, बच्चे आजकल ना फूड हैबिट्स को लेकर के भी काफ़ी पेरेंट्स चिंतित रहते हैं। तो चलो करियर की बात हो गई, और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर फूड हैबिट उनकी बदले। जैसे फास्ट फूड को लेकर के बच्चे काफ़ी वो टेम्पटेशंस रहती है उनके अंदर। ये फूड हैबिट्स भी क्या बदली जा सकती हैं? देखिए, बदला तो सब कुछ जा सकता है, अब वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आपके घर में माहौल क्या है, आप खुद कितना अवेयर हैं इन चीज़ों को लेके और कितना ओपन है इन चीज़ों को लेके। फास्ट फूड आज की हकीकत नुकसान करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यदि आप कहोगे कि जी बैन, तो वो बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत का कारण है, क्योंकि बाहर हर बच्चा खा रहा है। तो आपको वीकली वंस ए वीक कभी भी, मतलब ये छूट तो बच्चों को देनी ही पड़ेगी। एक्सेस तो हर चीज़ की बुरी है, तो मैं नहीं समझता कोई बुराई है इस चीज़ में कि ओकेजनली आप को नहीं खाना, आप मत खाइए, लेकिन बच्चों को तो आपको फ्रीडम देनी चाहिए, क्योंकि बाहर बच्चा देखता है कि हर बच्चा जो है वो एंजॉय कर रहा है उस चीज़ को, तो नेचुरल है बच्चे के लिए। नुकसान आपको आज समझ में आने लगा है, एक स्टेज पे बच्चे को भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और एक्सेस तो यस आपको रोकना चाहिए यदि बच्चा एक्सेस करता है। मुझे नहीं लगता कि एक्सेस कोई इस तरह का होता है, जहाँ बच्चे एक्सेस करते हैं वहाँ पेरेंट्स का रोल होता है कि उनके पास टाइम नहीं है, उन्होंने छूट दे रखी है, वो पेरेंट्स के ऊपर ही है। यदि पेरेंट्स ठीक हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज की यदि हम बात करें, तो मैं नहीं समझता हूँ बहुत चैलेंजिंग इशू होता है बच्चों को कन्विंस करना कि हाँ ठीक है बेटा, हम संडे को आपको ट्राई करना है, कोई इशू नहीं है। यदि आप ओपन है तो बच्चा समझ जाता है, हाँ भाई ठीक है, मुझे मिल रहा है। आप किसी चीज़ से उसको कट ऑफ करना चाहेंगे जो टीनेज दुनिया में चल रहा है, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और सर, ये बच्चे की जितने भी स्कूल्स होते हैं, ये एकेडमिक्स की बात करेंगे, स्पोर्ट्स की बात करेंगे, लेकिन पर्सनालिटी की कोई बात नहीं करता है। और बच्चे की पर्सनालिटी ग्रो स्कूल में कब होनी शुरू होती है और कब तक वो ग्रो करती है? वैसे तो लाइफ टाइम है ये प्रोसेस, लेकिन फिर भी फॉर्मेटिव ईयर्स कौन से होते हैं? देखिए, स्कूल का जो पहले काम होता था वो शिक्षा देना होता था, करियर उसमें कहीं नहीं। यदि आप कुछ साल पहले के एजुकेशन देखोगे, ये पिछले 10-15 साल में करियर का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो पेरेंट्स जो है वो करियर पेरेंटिंग कर रहे हैं। बच्चा पैदा हो गया, अब इसको क्या बनाना है उसी लाइन पे डाल, उसे सब कुछ वैसा ही करवाएंगे जिस तरफ वो ले जाना चाहते हैं। जबकि ये जो अभी आपने बात की सर्वांगीण विकास की, ऑलराउंड डेवलपमेंट की, आज इस शब्द को कोई नहीं बोल रहा है, कोई स्कूल नहीं कह रहा, कोई पेरेंट नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा है? कोई नहीं पूछता है। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, इस बात में किसी को क्या डाउट हो सकता है जी। लेकिन आप ये देखिए, बच्चा 8th में हुआ नहीं, 9th में हुआ नहीं, सब कुछ बंद। मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो? नहीं खेलता। कोई आपकी हॉबीज हैं? कोई हॉबीज नहीं है। मैं उनका शेड्यूल पूछता हूँ, उसमें सिवाय स्कूल, कोचिंग और ट्यूशन जाने के कोई काम नहीं होता। तो और 4 साल आप रखते हो, 9 to 12 टोटली खत्म हो गया सब कुछ। तो जब तक आप बच्चे को दिखाओगे नहीं, स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, डांस है, थिएटर है, डिबेट है, स्पीच है, ये सब नहीं दोगे तो उसकी स्किल कैसे डेवलप होंगी? ठीक बात है। उसको स्टेज कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो बोलेगा कहीं पर भी जाके, स्पीच कैसे करेगा, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करेगा, एक टीम में कैसे काम करेगा? ये स्किल्स तो हम दे ही नहीं रहे हैं उसको। जो एक्चुअल एज, जहाँ एक्चुअल डेवलपमेंट शुरू होती है 8-9 से, बच्चा थोड़ा सा समझने लगता है इन चीज़ों को, वहाँ आपने कट ऑफ कर दिया, वहाँ अपने साइड में लगा दिया कि सीधा देखना है करियर, जेई नीट की तरफ देखना है। तो वहाँ तो आप टोटली कट ऑफ कर रहे हो सर्वांगीण विकास को। अपना ही बच्चा है, आप उसको टाइम वेस्ट मानते हो, जबकि वो आपके बच्चे की मदद कर रहा है। बहुत से करियर्स ऐसे हैं जहाँ आपके बच्चे की स्किल्स आपको मदद करती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पेरेंट पता नहीं क्यों इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, जबकि उनके बच्चे का बेनिफिट है इस बात। नॉट अटेंडिंग होना 9th ऑनवर्ड्स, 10th ऑनवर्ड्स या +1 +2 में
ये घातक है या ये ठीक है? बहुत ही खतरनाक है। बच्चे स्ट्रेस में, डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, सुसाइड क्यों कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। हर रोज यदि आप कुछ ऐसा नहीं करते जो आपको खुशी देता है, क्या कर रहे हो, खुशी आएगी कहाँ से, बच्चा कैसे खुश रहेगा? आप खुद से सवाल करके देखो कि भाई आज मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कुछ ऐसा नहीं कर रहा जो मुझे खुशी देती है। पढ़ना रूटीन का काम है, किसी बच्चे को खुशी नहीं देती पढ़ना, है ना? कोई भी, चाहे जॉब हो, एक्सेस में होता है ना, क्योंकि Yes. होता भी तो एक्सेस में है ऐसे। तो यदि हर रोज कुछ आप ऐसा बच्चे को नहीं देते हो, और नॉन अटेंडिंग क्या है, आपने बच्चे को एक टारगेट दे दिया कि तुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, और वहाँ क्या होता है, वहाँ सिर्फ आपको एक एग्जाम पास करने की कोचिंग दी जाती है, आपको और कुछ नहीं सिखाया जाता। आपको एग्जाम क्रैक करना है, वो कैसे क्रैक करना है वो वहाँ सिखाते हैं, नो डाउट, उनका वो फील्ड है। लेकिन आपके बच्चे ने खो क्या दिया? आपका बच्चा अकेला हो गया, सोशल इंटरेक्शन उसने खो दी, हर किसी के साथ कंपटीशन में लगा हुआ है। वहाँ तो हर एक एक मार्क्स पर आपकी सेक्शंस बने होते हैं, आज इतनी मॉनिटरिंग होती है। तो आप टोटली, स्कूल सिर्फ ये थोड़ी है कि भी आप सिलेबस पढ़ा रहे हो, स्कूल के गोल्डन ईयर्स होते हैं किसी की भी लाइफ की, वहां जाके आप उन्हें खत्म कर देते हो। जब मेमोरीज बनाने की बात आती है, हम बड़े हो जाते हैं तो हम क्या याद करते हैं? मेमोरीज। तो बेसिकली ये सब मेमोरीज है। काम तो हमने कोई ना कोई लाइफ में कर ही लेना है, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई आदमी कुछ भी ना करे, लेकिन एक मेमोरीज होती हैं। हमारी जो हैप्पीनेस क्वोशेंट होता है वो इसी स्टेज पे होता है। हमारे दोस्त होते हैं, स्कूल टाइम के फ्रेंड्स कहते हैं, लाइफ लॉन्ग चलते हैं जी। तो वो आप सारा इन 4 साल में खत्म कर देते हो। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, जैसे हम कोई नई चीज लेके आते हैं जी, उसका हमें चाव कितने दिन रहता है? एक टारगेट आज से 2 साल बाद अचीव होना है, या 4 साल बाद, जो 9th में स्टार्ट कर लेते हैं। आपके बच्चे को चाव कहाँ से रहेगा? 4 साल वो देखता, अच्छा इतना लंबा जाना है मुझे। क्रिकेट में कहते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो राइट टाइम पर पीक करनी चाहिए। तो जब आपका एंट्रेंस एग्जाम है तब तक तो बच्चा डाउनवर्ड्स में होता है जी। तो आपको जो भी कोचिंग भी करवानी है उसकी सही स्टेज पे शुरू कीजिए। ऑनलाइन ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, आजकल आने जाने में इतना टाइम वेस्ट होता है बच्चों। जी बिल्कुल। तो मतलब समझदारी से हमें कोई चीजें करनी चाहिए। यदि बच्चों को आप टोटली करियर की तरफ धकेल देंगे तो वो जब कमाने लगेगा तो वो क्या करेगा आपके साथ? छोड़ देगा आपको कि माँ बाप ने ये किया था, ठीक है भाई, मैं पैसा कमाना चाहते थे, मैं पैसा कमा रहा हूँ, अब आप बैठे रहो अकेले, पैसा मिल जाएगा। रिलेशनशिप तो अब आपका खत्म ही हो गया ना। पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ तो वो रिलेशनशिप के कॉस्ट पे करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा बेशक हमारे से नाराज हो जाए लेकिन करियर बन जाए, आपको नुकसान होगा उस चीज़ का। और ऐसा नुकसान होगा जो आप ऐसी एज में होगा कि आपको लगेगा कि मैं जीवन में अपने लिए क्या कर लिया मैंने अपने लिए। देखते देखते होगा आपको कि भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। और फिर बच्चों को हम जन्म क्यों देते हैं? सामाजिक प्राणी हैं हम, भी परिवार है, यदि वो आपसे जुड़े ही नहीं हुए हैं तो फिर आपने क्या पेरेंटिंग की? सर आपकी बात से एक बात तो समझ में आ रही है कि आपको बच्चे को समझना होगा, आपको बच्चे पर अननेसेसरी प्रेशर एकेडमिक्स का नहीं डालना है, और ये आपके अपने फ़ायदे के। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल और है सर इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि लोग इसको गलत ना समझ जाएं कि आपको बच्चे के करियर पर, फ्यूचर पर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, अपने आप हो जाएगा। अपने आप तो नहीं होगा। ये कब शुरू करना है, कैसे करना है? ये दूसरा एक्सट्रीम है जो आप बता रहे हो। कुछ पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं देखो जी हमने तो इसके ऊपर छोड़ दिया। अभी मेरे पास एक केस आया था, उस बच्चे के 10th में था वो बच्चा, उसके साइंस में 35 मार्क्स थे, मैथ में 40। अब उस बच्चे को उन्होंने नॉन मेडिकल दिलवा रखा। तो मैंने कहा देखो इसके लिए तो टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है आपको, आपके बच्चे के सब्जेक्ट वीक हैं। तो बोला जी हमने तो इसके ऊपर छोड़ रखा है। अच्छा, वो तो कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट ही बच्चे भी हो गए, अपना बोझ भी डाल दिया। तो भाई हम तो देखो पैसा दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, जो ये कहेगा वो कर सकते हैं। तो अब ये दूसरा एक्सट्रीम है। मतलब पहले वाला था उन्होंने बच्चे को कंधे पे बिठाया हुआ था, और दूसरे ने बच्चे कंधे पे बैठे हुए हैं। तो आपको मैं कहता हूँ डिस्कस करो भाई, नहीं गलत जा रहे हो आप, भाई आप चर्चा करो, समझो, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और ये तो कॉमन सेंस है ठीक बात कि भी जो बच्चे जो सब्जेक्ट आपके बच्चे का वीक है आप उसी में उसको डालना चाह रहे हो। बच्चे के पास तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं, कोई पीयर प्रेशर होता है, कोई टीचर का प्रेशर होता है, या वो कहीं से देख लेता है ये करियर अच्छा है। आप तो समझते हो इस चीज को, तो आप क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं चर्चा करते? और करियर जैसे 10th में 11th में हम स्ट्रीम्स चूज करते हैं, 10th तक तो हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही होते हैं, 11th में हम चूज करते हैं। उस स्टेज पे हमें करियर की बातें बच्चों से करनी चाहिए। तब तक आप बच्चे को सारी तरह के एक्सपोजर दो,
रीडिंग का है, स्पोर्ट्स का है, ट्रैवलिंग का है, लोगों से मिलने का है, कल्चरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, जो भी आप दे सकते हो। और वो आपको अपने आप बता देगा कि जी मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट। 10th तक? हाँ, 10th तक आपको सोचना भी नहीं चाहिए किसी चीज़ के बारे में, सिर्फ स्कूलिंग करवाओ बढ़िया उसको। और हर चीज़ में वहाँ पर भी आपको मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं करना। वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात। विनिंग इज़ नॉट नेसेसरी कि भी जीत के आया ना, फर्स्ट आया, सेकंड नहीं, ज़रूरी नहीं है। तुमने पार्टिसिपेट किया है, हाँ बहुत है। उसे एक एक्सपोजर होना चाहिए किसी स्किल का, कि डिबेट कुछ होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ कुछ होती हैं, थिएटर कुछ होता है, म्यूज़िक कुछ होता है, कभी भी उसे लाइफ में ज़रूरत पड़े तो वो उसको यूज़ कर सके। तो 10th तक आपको बढ़िया स्कूलिंग करनी चाहिए। 11th में आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि अब आप किस साइड जाना चाहते हो। स्कूलिंग फिर भी जारी रखनी चाहिए। मैं कहता हूँ कोचिंग आपको करवानी है 12th के लेवल पर। आप देखें, ज़्यादा समय होने से ज़्यादा बेहतर तैयारी होती है, ये एक मिथ है कि हम 4 साल करेंगे तो बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, आपको नुकसान होगा। सही स्टेज पे, हर काम सही स्टेज पे करना चाहिए। और नॉन अटेंडिंग तो मैं कहता हूँ बिल्कुल बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी खतरनाक। सर, आपने अभी बीच में बात कही कि भाई ज़्यादातर पेरेंट्स को लगता है डॉक्टर, इंजीनियर, क्लैट, एनडीए यही सब कुछ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो कौन सी अपॉर्चुनिटी? हर सब्जेक्ट के साथ, जैसे मैं नीट की बात करूं तो नीट में एमबीबीएस एक ऑप्शन है। उसके साथ साथ वेटनरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हालांकि उसमें नीट के स्कोर की ज़रूरत होती है, लेकिन उतना ही अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए। बहुत कंपटीशन नहीं है, उतना ही शायद 1/4 फीस में वो कोर्स हो जाता है और उतनी ही बढ़िया सैलरीज। जी, वेट, हाँ, बहुत अच्छा है। फिजियोथेरेपिस्ट है, जैसे उसके साथ आप न्यूट्रिशंस का है। तो ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस निकल के आते हैं हर स्ट्रीम के। यदि आप बैठ के उनको देखना चाहें, अभी मैंने शेयर किया था, तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस निकल कर आते हैं। ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए क्या हो? ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए जैसे लॉ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एजुकेशन में आप जाना चाहें, वो एक ऑप्शन आपके पास बनता है। यूपीएससी का ऑप्शन बनता है आगे जाके। यूपीएससी का बहुत क्रेज है, और सब ये थोड़ा सा भी, जैसे अभी हमने 2 बच्चों का इंटरव्यू किया था जिन्होंने 10+2 में सीबीएसई बोर्ड में 98-99%, तो उनका भी यही था कि हमें अपनी ग्रेजुएशन के बाद जो ना यूपीएससी करना है। तो ये यूपीएससी का जो क्रेज़ है, क्या सही है वैसे? क्या ये अल्टीमेट वो अपीलिंग इतना है, मतलब जो सबको लगता है ना, पावर जो होती है, एक तो जॉब सिक्योरिटी है ज़बरदस्त, फिर सबको अपीलिंग इतना लगता है कि भी बढ़िया सैलरी पैकेज है, बढ़िया लाइफस्टाइल है। जैसे जो आर्मी का एक है, वो यूपीएससी में भी वही कि भी जॉब सिक्योरिटी है, आपके पास बढ़िया लाइफस्टाइल है और पावर है, तो और आपको कुछ नहीं चाहिए होता। और उसी के बराबर जैसे लोग एमबीए करके कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में उससे कई गुना ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो मेहनत मांगता है। तो यूपीएससी का एक फ़ायदा है कि आपने एक बार मेहनत कर ली तो आपको जॉब सिक्योरिटी ज़बरदस्त है। पावर जो किसी ब्यूरोक्रेट के पास है, वो कॉरपोरेट में नहीं। तो बच्चे, जैसे बहुत से बच्चे जो यूपीएससी के लिए ट्राई करते हैं, रह जाते हैं, वो कॉरपोरेट में जाते हैं। वो कोई अपना बिजनेस करता है या उनसे भी बढ़िया जॉब्स करते हैं। यदि आप देखोगे, जो बच्चे रह जाते हैं बहुत बढ़िया करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वो लोग अपना काम करते हैं। तो अच्छा है, मतलब क्योंकि वो भी मैनेजमेंट का ही है। यूपीएससी को हम एक मैनेजमेंट का करियर मानते हैं। एमबीए भी उतना ही अट्रैक्टिव है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा ही सोचते हैं कि भी कॉर्पोरेट में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो ये इस जनरेशन के साथ है कि लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स होकर ज़रूर जीना चाहते हैं। और एक पावर का भी है कि भी पावर होती है। आपके फादर साहब तो आईएएस ऑफिसर रहे हैं, तो कैसी होती है एक आईएएस की लाइफ? देखिए, मैं तो भगवान जैसी जॉब होती है, मतलब उसमें खुदा होता है, डीसी है सब कुछ होता है आपके पास भाई। इतनी पावर होती है इसीलिए इतना अट्रैक्टिव सबको लगता है कि भी आपके कमांड पे यदि आप डीसी बन जाते हो तो एक डिस्ट्रिक्ट, कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपके अंडर होता है। और सीनियर लेवल पे चले जाओ तो पूरा स्टेट भी आपके अंडर ही होता है। पूरे देश को ब्यूरोक्रेट से चला रहे हैं। जो लोग सेंटर में बैठे हैं वो भी इतने स्ट्रांग हैं। तो बड़ा अपीलिंग करियर है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ यदि आपकी कैपेसिटी है, यदि आपका इंटरेस्ट है, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सर,
एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, ये 3 टर्म अक्सर लोग इनको एक ही मान लेते हैं, लेकिन तीनों बड़ी डिफरेंट टर्म है और इनमें बड़ी एक फाइन डिफरेंस भी है। थोड़ा सा बताओ। जी जी जी। देखिए, इंटरेस्ट तो मुझे लगता है किसी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट हो सकता है और मुझे वो काम करना अच्छा लग सकता है कि भी हाँ ठीक है भाई, मेरा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किसी करियर की तरफ ले जाएं। इंटरेस्ट हम अपनी एज हॉबी भी कर सकते हैं। मैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी वो काम कर सकता हूँ। और एप्टीट्यूड यानी आपके पास किसी काम को करने की स्किल, जैसे कोई कारपेंटर है तो एक अच्छा कारपेंटर होता है, एक एवरेज होता है, तो आपके पास स्किल है किसी चीज़, है ना, तो उस स्किल को आप कितना अच्छे से यूज़ कर पाते हो, आप उसको करियर की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में डिफरेंस। और एटीट्यूड जो जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो तो खैर मतलब एटीट्यूड से तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो यदि आपका एटीट्यूड बहुत बढ़िया है। और 2 तरह का होता है, यदि आपका एटीट्यूड नेगेटिव की तरफ चला जाता है वो आपको नुकसान भी बहुत करता है कि आप शो ऑफ इतना करते हो, जो आप हो नहीं वो आप दिखा रहे हो। और यदि जो आप हो वो कॉन्फिडेंस से उसको कैरी कर पाते हो तो आपका एटीट्यूड आपको डिफाइन करता है, आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। और सर एटीट्यूड तो ऐसी चीज़ है कि आप प्रेशर की सिचुएशन में भी आप बिना किसी प्रेशर के रिलैक्स हो, क्योंकि आपको आपका आउटलुक ही ऐसा है। जब हमारे यहाँ 2016 में वो आरक्षण वाला इशू सारा स्टेट डिस्टर्ब था, तो यहाँ आर्मी एंटर की। आर्मी आने का मतलब होता है पुलिस के हाथ से मामला चला गया है और अब जो है बहुत कर्फ्यू लगा वो सारी चीज़ें। तो जैसे ही आर्मी एंटर की रोहतक के अंदर, भिवानी में भी, तो हमारे लोग यहाँ चाय लेके आ रहे हैं, हमारे लोग उनको देख करके सल्यूट कर रहे हैं हमारे लोग। मतलब ये एटीट्यूड ही है हरियाणियों का, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल। तो एटीट्यूड मुझे लगता है शायद ये एक हरियाणवी जो है एज रहता है हमारे बच्चों का ज़्यादातर। जी नहीं, जैसे मैंने बताया बहुत मदद करता है। यदि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते हैं तो आप डिफ़िकल्टीज़ को ईजीली ओवरकम कर जाते हैं, आप सोल्यूशन की तरफ काम करते हैं यदि आप एटीट्यूड अच्छा रखते हैं तो। और नेगेटिव में फिर आपको नुकसान भी हो जाता है। जी अच्छा सर, एक ये क्रेज़ है दिल्ली जाके, मुखर्जी नगर जाके कोचिंग लेनी है, या पढ़ाई के साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल पे, अब स्कूल की तो हम आगे बढ़ गए, ग्रेजुएशन लेवल पे क्या साथ साथ कोचिंग लेना ये ठीक है? क्योंकि उस समय थोड़ी मैच्योर भी हो जाते हो आप। डिपेंड करता है यदि आप उस माहौल को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अगेन वो आसान नहीं होता। और ग्रेजुएशन लेवल पर यदि आप अपने सब्जेक्ट्स अच्छे पढ़ रहे हो उसके साथ साथ तैयारी आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं होती। उस स्टेज पे बच्चा मैच्योर हो जाता है जो स्कूल लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर। कई बार पेरेंट्स से कहते हैं, और ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया स्कूल में। बेसिकली तो ग्रेजुएशन लेवल के बाद की है कोचिंग, अच्छा, जो आपको लेनी है ग्रेजुएट होने के बाद। और पेरेंट्स उसको नीचे ले आए नाइन्थ ऑनवर्ड्स, कि जब वहाँ कामयाब हो रही वो चीज़ तो यहाँ क्यों नहीं करें हम। यहाँ आप बच्चे की एज में, बच्चे की मैच्योरिटी में, उसके माइंड में कितना डिफरेंस है। और एक ग्रेजुएशन जब बच्चा कर जाता है तो बहुत मैच्योर हो जाता है, वहाँ पे वो चीज़ों को समझता भी है, मुझे कितनी मेहनत करनी है, क्या स्ट्रेस है और क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का। 9th-10th के लेवल पर बच्चा नहीं समझता कि उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस है। वहाँ उसे पता होता है कि मुझे अपना करियर बनाना है और वो एक सेल्फ मोटिवेशन के साथ काम करता है। और कोचिंग उसे पता होता है कि मुझे समझना क्या है। 9th-10th के लेवल पर तो ज़्यादातर बच्चे कुछ पूछते ही नहीं कोचिंग में, जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ के आ जाता है। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, क्या तैयारी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट क्या है, तब तक कोचिंग का आपको बेनिफिट क्या है। लेकिन एंट्री लेवल पे भी फ़र्क पड़ गया। पहले आईएएस बनने के लिए शायद जो एंट्री लेवल था शायद 27-28 था, अब तो 23 साल का 22 साल का लड़का भी ग्रेजुएशन, फ्रेश ग्रेजुएशन की, और आप फाइनल ईयर में और क्रैक कर दी और आप आईएएस बन गए। तो ये भी एक पेरेंट्स को लगा अगर मुझे 23 साल के बच्चे को आईएएस बनाना है तो मुझे 9 से स्टार्ट करना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्लैरिटी जैसे आपको होगी ना कि हाँ मुझे बनना है, करियर में जाना है। और जो यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं आप, कुछ उनमें से बच्चे देखोगे वो बहुत ऑलराउंड होते हैं, उनके इंटरेस्ट वेरिड होते हैं। और डीसी बन के आपको कमरे में बैठ के काम नहीं करना है, आपको समाज में काम करना है। तो जब तक आपको चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो यूपीएससी के लिए तो ऑलराउंड डेवलपमेंट और भी ज़रूरी है। और जो लोग मोटिवेटेड होते हैं वो, जैसे 12th के बाद कुछ बच्चे नीट करते हैं, इतने कॉम्पिटिशन के बाद जेई करते हैं, करते भी बच्चे ही हैं, लेकिन वो मोटिवेटेड होते हैं, उन्हें क्लैरिटी होती है
कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे मोबाइल नहीं करना, मुझे सोशल मीडिया नहीं करना। जैसे अभी आपने देखा होगा जितने भी बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया टॉपर्स ने, उन्होंने एक कॉमन बात कही कि मैं सेल्फ स्टडी बहुत करती थी और मोबाइल से मैं दूर। तो सेल्फ स्टडी का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे बच्चे और पेरेंट्स बिल्कुल भूल गए। उनको लगता है कोचिंग ही एक रास्ता है, कि कोचिंग के बाद या पहले आप क्या पढ़ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोबाइल जैसा डिस्ट्रैक्शन यदि आप उससे दूर हो पाते हो तो वैसी कोई बात ही नहीं है। ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत वहीं आती है। आप सर भिवानी में विद्यांतरिक स्कूल चलाते हैं, काफ़ी अच्छा स्कूल है, मैं गया हूँ, काफ़ी ग्रीन कैंपस है और आप लोगों का जो टीचिंग पेडागोजी है वो भी अलग है, एक रिलैक्स सा माहौल है। एक और मैं चीज़ जानना चाहता हूँ, बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि कोई बच्चा स्कूल में पास आउट कर गया, बड़ा ही नॉर्मल और मतलब इंट्रोवर्ट सा, और कुछ साल बाद उससे दोबारा मुलाकात हुई और वो एकदम से बदला हुआ, आपको खुद विश्वास नहीं हुआ अरे ये क्या हुआ, मतलब ऐसा अक्सर, ये पर्सनैलिटी कैसे बदल जाती है? ये पेरेंट्स को अक्सर कहता हूँ मैं, जैसे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा जैसा अब है सारी उम्र ऐसा ही रहेगा। हाँ, पेरेंट्स को तो ही लगता ही है। तो ऐसा नहीं होता है ना। बच्चे को जब माहौल मिलता है, आपने भी देखा है, समय के साथ जो बच्चा चलता रहता है, समय को समझता रहता है, माहौल क्या समझता रहता है, वो अपने आप को किसी भी स्टेज पे बदल लेता है। और स्किल्स यही होती हैं। यदि आपने बच्चे को एक बेसिक दे दिया, जैसे मैं कहता हूँ हमने खाद पानी डाल दिया, तो पौधा एक दिन फल देगा यदि हम पेशेंस रखेंगे। तो बच्चा जैसे उसको ज़रूरत होगी, उसे स्पोकन इंग्लिश की ज़रूरत होगी, वो बोलने लगेगा इंग्लिश। हो सकता है आज ना बोलता हो, ग्रेजुएशन लेवल पर उसे ज़रूरत होगी, वो बोलेगा, माहौल देखेगा, क्यों नहीं बोलेगा। लेकिन आप उसे 9th में बुलवाना चाह रहे हो, 8th में बुलवाना चाह रहे हो, 5th में बुलवाना चाह रहे हो सकता है वो ना बोले, लेकिन उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं वो इंग्लिश कभी नहीं बोलेगा। तो माहौल की बात है। मैं 2 साल पहले स्टेज से बोलने लगा हूँ। अच्छा। 50 साल तक मैंने कभी स्टेज से नहीं बोला है। अच्छा। मुझे स्टेज फियर था, तो मुझे ये मीडिया का भी फियर था, मैंने कभी माइक से नहीं बोला। अच्छा, 50 साल बाद पर्सनालिटी में ये तो वाला। जब आपको जरूरत पड़ती है, हाँ, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी स्टेज से बोलने की, मेरा काम बढ़िया चल रहा था। जब मुझे जरूरत पड़ी मैं बोल लिया। हाँ, क्योंकि वो अंदर सीड्स तो सारे ही थे, कहीं पर भी तो वो ब्लूम करके जब जरूरत होगी। भाई आप जैसे मैच्योर करते हो, कई चीज़ें तो आपकी वैसे ही माइंड आपको बता देता है, ठीक है कोई घबराने की बात नहीं है। बच्चा स्कूल में स्टेज से नहीं बोल रहा, ज़रूरी नहीं है वो सारी उम्र नहीं बोलेगा, हो सकता है उसको ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो बोल लेगा। पेरेंट्स से घबरा जाते हैं कि ये आज नहीं बोला तो ये कभी नहीं बोलेगा, ये ऐसा नहीं होता है। तो हमें कॉन्फिडेंस रखना होता है कि बच्चा बोलता है। अच्छा सर, हम ये इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, एक बहुत ज़रूरी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि चूँकि आज आप हमारे साथ अवेलेबल हैं, अपोजिट सेक्स को लेकर के जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही नेचुरल है। कोई कितना ही रोकना चाहे वो रुक नहीं सकता, लेकिन उसको लेकर के पेरेंट्स बड़े चिंतित से रहते हैं, कोई बात नहीं आनी चाहिए तेरी लड़कियों के बारे में। ऑब्वियसली वो खुद भी सेंसिटिव है, इसको कैसे डील किया जाए? वही बात है, जैसे मैंने बताया कि एज पर आके आपकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों होती हैं। कुछ चीज़ें आपको ज़रूरतें होती हैं, आपकी बॉडी की ज़रूरतें होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस। बहुत बच्चों को ये दिक्कत नहीं भी होती कि भी ठीक है किसी को, लेकिन वो कोई आइडियल हम उसको नहीं बना सकते कि भी वो लड़का लड़की बात नहीं करते तो कोई आइडियल चीज़ नहीं, और कोई बात करते हैं तो भी वो नॉर्मल से ही ली जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़की हो या लड़का हो, कल को उसे समाज में जाना ही है। कल को आप उसका करियर बनाओगे कहीं पर भी, वहाँ लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी। ये जो को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट चला था, ये इसी वजह से सक्सेसफुल हुआ था कि कल को हम समाज में जाते हैं, जब भी हम कोई भी जो भी करियर आप बनाते हो, तो वहाँ तो मेल फीमेल दोनों ही होंगे, लेकिन उससे आप कैसे बचाओगे? ज़्यादातर स्कूल में को एजुकेशन बेशक है, लेकिन लड़का लड़की बात करते तो इवन टीचर से बात करना शुरू कर देते हैं। ये तो इसका तो ध्यान हट लिया, पेरेंट्स को वो बता देते हैं आप संभाल लेना, तो फिर वो को एजुकेशन का फायदा क्या हुआ? यस, वो हमें एक माइंडसेट, क्योंकि वो टीचर भी हमारे समाज से जा रहे हैं ना भाई, उनकी भी पेरेंटिंग वैसी ही हुई है कि बेटा ये नहीं करना है। तो ये कई चीज़ों को हवा बना देते हैं ना, या बच्चे को आप किसी चीज़ के लिए मना करो तो वो काम ज़रूर करेगा। और हमें बेसिकली देखना क्या होता है कि बच्चा कोई गलत स्टेप नहीं उठा ले इस एज में। सिर्फ वो बात करने में, फ्रेंडशिप होने में कोई मुझे ऐसी दिक्कत नहीं लगता। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वहाँ हमें रोकना होता है। ऑब्वियसली। तो यदि आपका रिलेशनशिप अच्छा है, बच्चा आपसे शेयर कर रहा है, तो मैं समझता हूँ बहुत दिक्कत नहीं है। जहाँ पेरेंट
बात बताते हैं जी आज मैंने उस लड़की से बात की, या लड़की ये बता दे मैंने उस लड़के से बात की, और पेरेंट वहाँ आग बबूला हो जाए, गुस्सा हो जाए, वो इसका मतलब बच्चा आगे शेयर नहीं करने वाला। आगे से बच्चा बताएगा भी नहीं। आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया है ये करके कि बच्चा करे तो का, लेकिन आपको बताएगा नहीं। एटलीस्ट बच्चा शेयर कर रहा है तो किसी भी गलत स्टेप होने से पहले आप उसको चेक कर सकते हो, आप उसे गाइड कर सकते हो कि बेटा देखो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। तो आप उसकी मेंटरिंग कर सकते हो कि हाँ ठीक है मुझे बता रहा है, कोई बात। तो यही पेरेंट्स को चेंज करना है कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे बात नहीं करनी, कोई बात नहीं। आज समय बदल गया है, बाहर बच्चा देखता है कि हर लड़की के फ्रेंड्स हैं, हर लड़की का बॉयफ्रेंड है, कहने लग गए हैं ये बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है। फ्रेंड्स होते हैं सभी एक दूसरे के, हमने उन्हें बॉयफ्रेंड को एक गलत वर्ड बना दिया या गर्लफ्रेंड को एक गलत वर्ड बना दिया। तो ऐसा नहीं है, बच्चे अच्छे भी होते हैं और आजकल रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चलते हैं। आप ये देखो शादी के बाद भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो मैं नहीं समझता किसी तरीके से गलत है। पेरेंट को समझना चाहिए, साथ चलना चाहिए, और चेक जहां उन्हें लगे कि गलत जा सकता है वहां उन्हें गाइड कर देना चाहिए कि बेटा यहाँ गड़बड़ हो सकती, तो बच्चा आपकी बात मानेगा। आजकल बच्चे अपनी इंस्टा आईडी और वो आईडी को लेकर के बड़े वो रहते हैं कि हमें परमिशन दो, हमें अपनी इंस्टा आईडी बनानी है। 9th ऑनवर्ड्स ये इशू स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या मतलब क्या उनको बनानी देनी चाहिए या अंडर सर्वेलेंस या +2 के बाद? देखिए बहुत से फॉरेन कंट्रीज़ में उन्होंने कानून बना दिया है, 16 साल तक उन्होंने सोशल मीडिया को बैन कर दिया। जो सोशल मीडिया है यदि वो जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग सोशल मीडिया है बच्चों का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करता कि बच्चों को सोशल मीडिया पे होना चाहिए। एक एज तक आपके पास और बहुत सी चीज़ें हैं करने को, और एक एज के बाद जब आप मैच्योर हो जाओगे तो आपके पास सारी दुनिया है, वो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप मिस कर रहे हो। हाँ, लेकिन ये भी आपको बच्चों की काउंसलिंग वैसी ही रखनी पड़ेगी। यदि आप फ्रीडम दे रहे हो बच्चे को, आपने मोबाइल दे दिया है तो वो इंस्टा आईडी बनाएगा। मोबाइल दे के और आप उसे कंट्रोल करना चाहते हो, वो दिक्कत का कारण। तो एक तो आप उसे सुविधा दे रहे हो, दूसरा आप उस पर डाउट भी कर रहे हो, चेक कर रहे हो। दोनों चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको। नहीं, लेकिन सर ये बताइए ना, स्कूल वाले सारा होमवर्क तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं, बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे तो फिर वो करेगा कैसे? आजकल स्कूलों में बहुत ट्रेंड हो गया है, सब कुछ तो व्हाट्सएप ग्रुपों पे आता है। अब बच्चे को देंगे तो क्या पेरेंट्स ऐसे खड़ा रहे? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मॉनिटरिंग फिर कैसे हो? बिल्कुल, उसका एक बेहतर ऑप्शन है, आप लैपटॉप रखिए और घर में जो भी आपका कॉमन पॉइंट है वहाँ रखिए। आप बच्चे को होमवर्क चेक करना है बेटा चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी के लिए यूज़ करना है तो भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। तो लैपटॉप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो काफ़ी पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, वो मोबाइल की वजह से? यस, मोबाइल की वजह से, क्योंकि बच्चा ये कहता है जी मुझे कोई चैप्टर पढ़ना है, तो उसका भी एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। क्योंकि बच्चा यदि आप उसको लैपटॉप मोबाइल का एक्सेस दे रहे हो तो वो स्कूल में ध्यान नहीं देता है। फिर कहें ठीक है जी घर जाके लैपटॉप पे चेक कर लेंगे, उसे बहाना मिल जाता है। तो एक एज तक आपको ये चेक रखना चाहिए। मैंने रखा है, मैंने काफ़ी पेरेंट्स को देखा है उन्होंने रखा है और उन्हें कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई। तो ये आपकी माइंडसेट की बात है कि आप बच्चों को ग्रूम कैसे कर रहे हैं और आपको क्लैरिटी कितनी है। बच्चे ने कहा मुझे मोबाइल चाहिए, आपने कहा नहीं मिलेगा। बच्चे ने कहा मोबाइल चाहिए, नहीं तो मैं ये करूँगा, आपने ला के दे दिया। अब आप हैंडीकैप हो गए हो। तो कोई चीज़ जो हम सोल्यूशन के लिए करते हैं, बेसिकली मोबाइल आप किसी सोल्यूशन के लिए देते हो। जैसे छोटा बच्चा रो रहा है, आपने मोबाइल दे दिया, अब वो चुप हो गया, वो टेम्परेरी सोल्यूशन है और ये 6 महीने बाद आपके लिए मोबाइल प्रॉब्लम बन जाएगी। बिल्कुल, फिर बच्चा गुस्सा करेगा। यस, तो आप करते तो हो उस काम को सोल्यूशन के लिए कि बच्चा नाराज था, आपने मोबाइल दे दिया, अब वो इंस्टा पे चला गया और कुछ कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, आपको पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहा है, आपको तो पता भी नहीं है। तो आपको एक एज तक ये चेक रखना चाहिए और बच्चों को कन्विंस करो। बच्चे कन्विंस हो जाते हैं। मैंने खुद मेरे बच्चों को किया है, मैंने काफी पेरेंट्स को देखा है उन्होंने अपने बच्चों को किया है, बच्चे कन्विंस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और एक एज के बाद तो हमें देना ही है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। हम लैंडलाइन के टाइम में पैदा हुए थे, लेकिन ये तो मोबाइल के टाइम में पैदा हुए हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है तो आप उन्हें टेक्नोलॉजी से तो दूर नहीं रख सकते, लेकिन एक एज तक सेफ गार्ड रख सकते। और सर जो मैंने बात शुरू की थी अपोजिट सेक्स वाली, उसमें अगर पेरेंट्स के कान में वो बात आ जाए कि मेरा लड़का किसी लड़की से बात करता है या लड़की जो है लड़के, तो वो पैनिक हो जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? नहीं, पैनिक करने की कोई रीज़न नहीं देखता हूँ मैं कि भी कोई लड़का लड़की से बात करे या लड़की लड़के से बात करे तो इसमें पैनिक क्यों करना चाहिए हमारे को। भाई हम आप लोग शादीशुदा हैं, आपने बच्चों को जन्म दिया है, तो पैनिक करने की कोई बात नहीं होती। आप चीज़ों को ओपन माइंड से देखिए भी उसमें गलत क्या है। भाई हम एक
नॉर्मल सी चीज़ समझनी है। एक तो सोसाइटी में ये चल रहा है, तो बच्चे जो चीज़ इन ट्रेंड है, वो चाहे वो डांस स्टेप चल रहे हो, चाहे कोई गाना चल रहा हो, कोई भी चीज़ इन ट्रेंड है, हर आदमी उसको करना चाहता है, बच्चे भी करना चाहते हैं। अब बाहर ये चल रहा है कि भी लड़का लड़की दोस्त होते हैं, उन्हें भी लगता है भी हमारे भी होने चाहिए। इनफैक्ट किसी के नहीं हो तो उस बच्चे को कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भी मेरे नहीं है, मेरे अंदर कुछ कमी है। तो ये भी रिस्क हो गया है पेरेंट्स को कि भी अगर बच्चे को कोई फ्रेंड नहीं है, बॉय या गर्ल, तो उसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भी मेरे अंदर कुछ कमी है। तो पैनिक करने का कोई रीज़न नहीं है। और जैसे मैंने कहा, एक स्टेज तक हमें नहीं जाने देना। वो तब आपको पता चलेगा जब पापा कर सकते हैं या मम्मी कर सकते हैं। भी हमारा समाज ऐसा है जिसमें पापा बहुत इस तरह की बातें नहीं करते बेटियों से, मम्मी कर सकती हैं। तो मम्मी को तो उतना फ्रेंडली होना ही चाहिए कि भी हाँ बेटा क्या बात है, वो समझती रहे और एक स्टेज पर उसको वो ठीक गाइड कर सकते हैं। तो सर आप सेक्स एजुकेशन के पक्षधर हो स्कूल में? हाँ, मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ जी। हमें सेक्स एजुकेशन और एक फाइनेंशियल एजुकेशन, दो एजुकेशन हमारी सोसाइटी में मिसिंग है बच्चों को लेकर। ना तो सेक्स एजुकेशन की बात हो रही है और ना फाइनेंशियल एजुकेशन की बात हो रही है। करियर सबको बनाना है, पैसे सबको कमाने हैं, ये किसी को नहीं पता इसका करना क्या है पैसे का। आपने बच्चे को पैसे दे दिए, वो क्या करेगा उसका? अभी 2 साल पहले बेंगलोर में जो एक लड़का था, उसका 60 लाख का पैकेज था, तो उसका लेटर वायरल हुआ था कि पैसा मुझे खुशी नहीं दे रहा है। अब उसको पता नहीं इतना पैसा मेरे पास आ गया, अब मैं इसका क्या करूं। तो सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनेंशियल एजुकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट। तो दो चीज़ों पर ज़रूर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, बात करनी चाहिए बच्चों से। लेकिन वो फाइनेंशियल एजुकेशन पेरेंट्स कैसे दें? तो वही बात है कि स्कूल सिखाए। पेरेंटिंग जो है, पेरेंटिंग का सिलेबस इतना बड़ा है कि यदि आप करने लगोगे तो कभी ख़त्म नहीं होती। सारी उम्र चलती है, लेकिन उसकी ज़रूरतें धीरे धीरे बदलती रहती। नहीं, अब तो स्कूल चलाते पेरेंट्स ये कह के नहीं जाते हैं कि भाई हम तो फीस भर रहे हैं, सब कुछ आप ही करो। हाँ बिल्कुल कहते हैं, पेरेंट्स भी आप ही बन जाए, बिल्कुल कहते हैं। तो लेकिन वो उसमें नुकसान किसका है? इसलिए पेरेंट का है। मेरे पास क्या रिस्क है? मेरे पास बच्चा 12 साल रहेगा, कोई भी स्कूल वाला, हाँ कोई भी है, मेरे पास तो 12 साल रहेगा। उसके बाद तो पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जैसे छोटी छोटी चीज़, आप पैसा देना शुरू करो बच्चे को, जिस भी स्टेज पे आपको ठीक लगता है, 3rd क्लास में, 4th क्लास में 10 रुपये देना शुरू करो। आपके बच्चा उसको कैसे यूज़ कर रहा है, धीरे धीरे गाइड करने लगो उसको। और एक स्टेज पे तो फाइनेंशियल प्लानिंग आजकल 9th 10th पे तो स्टार्ट भी हो गई है। तो आप उसको प्रॉपर पैसे को दे के कैसे मैनेज करना है बेटा, मतलब उसको इंडिपेंडेंस देनी होगी। आप ऐसे नहीं कि बच्चा आपने आज दिया और बच्चा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख गया। बड़ों को नहीं आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नहीं आती है कि पैसे को यूज़ कैसे करना है। पहले जो माइंडसेट था वो ये था कि एवरी पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड, मतलब हम बचत करेंगे वही हमारी कमाई है। आज उल्टा हो गया कि आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर हम बच्चों को सिखाएंगे नहीं, इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, डिसीजन नहीं लेने देंगे, कैसे सीखेंगे वो? जी। और पैसे के बारे में तो सर 3 बातें हैं कि पहले तो अर्न, फिर मैनेज और फिर उसको ग्रो करना। ये सब कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन का पार्ट है, यही ना। तो आपके पास पैसा आ गया, जैसे उस बंदे ने कहा 60 लाख रुपए, अब मैं इसका क्या करूं? अब आप बच्चों किसी से आप पूछ लो क्या करना है, करियर बनाना है, क्या चाहिए, बड़ा पैकेज चाहिए, कितने पैसे चाहिए, 50 लाख रुपए साल के दे दिए, अब क्या करोगे पैसे? नुका गया, नहीं पता नहीं पता है उसको। उसके शौक तो पूरे हो जाएंगे बहुत जल्दी, 1 महीने की सैलरी में, मतलब मैं कह रहा हूँ सब हो जाएगा। फिर क्या करेगा? गाड़ी लेनी है, घर लेना है, पेरेंट्स को कहीं घुमा के लाना, खुद घूम के आना, जो भी बात है, 1 2 3 महीने बाद क्या करेगा? आपको पता ही नहीं क्या है। तो पैसा कितना चाहिए और उस पैसे से आपको करना क्या है। भाई जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको पता है कि मुझे पैसा ग्रो कैसे करना है। वो अपना बिजनेस बनाते हैं, फिर एक्सपेंड करते हैं, फिर डाइवर्सिफाई करते हैं। आपको पता ही नहीं है ना, आप सिखा रहे हो। भाई चलो हमें तो नहीं पता, एटलीस्ट अपने बच्चों को तो हम सिखाएं कि भी बेटा पैसा आएगा, उसका करेगा क्या। तो हम सीख के सिखा सकते हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ ग्रो करते हैं। यदि आप सही पेरेंट हैं तो हम बच्चों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो हमारे बचपन में शायद हमने नहीं सीखी होंगी, अब सीख लेते हैं। तो वैसे तो बहुत अच्छी जर्नी है, मतलब आपको एक बचपन दोबारा जीने को मिलता है। जी। तो ये थे हमारे साथ अमित डागर जी। आप पेरेंटिंग कोच हैं, करियर कोच हैं, और बातें तो बहुत सारी रह गई, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि करीब 40 से 50 मिनट में सर से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन और डाइवर्स क्वेश्चंस इनके सामने रख करके वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। सर आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।